हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कोविड कितना ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली में भी आ गई थी। इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बट अब सभी नॉर्मल हो चुका है। तो मैं आप लोगों के लिए जो नीट की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। भले उसकी ऑनलाइन फॉर्म अभी जनरेट नहीं हुए, पर जल्द ही आ जाएंगे। तो देखिए, हमें हमारी तैयारी को बीच में नहीं रोकना है, तो कंटिन्यू करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बिना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इको आर द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम है, यानी हमें यहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर्स बताना है। तो देखिए, आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हम कैसे पहचान सकते हैं इसको। तो देखिए, 5' GATTC ये सीक्वेंस दिया है। ये हमने हमारे DNA में देखा होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसका ये सीक्वेंस हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पूरा सीक्वेंस किस टाइप से है। इसका पूरे पेयर का सीक्वेंस दिया हुआ है ये आपको। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर किस टाइप से हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में 5 डेज और लास्ट में 3 डेज, फिर 3 डेज और 5 डेज, ये सीक्वेंस पूरा देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा जस्ट अपोजिट सीक्वेंस है। ये फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर जिससे स्टार्ट हुआ था, फिर वही सीरीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसके द्वारा आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या पहचान सकते हैं इको RI के द्वारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमें गलत पहचाना है यहाँ पर कि प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम DNA क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय द इम्पैक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस। ये DNA की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। ये आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में उपयोगी है। दे आर यूजफुल इन जनरेटिंग इंजीनियरिंग। चिपचिपे सिरे DNA लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेज। तो यहाँ पर गलत हमें स्टेटमेंट पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके या प्रतिबंधन एंजाइम, उनके विषय में क्या गलत है कि स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेज, यानी चिपचिपे सिरे DNA लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। ये गलत है। जो भी चिपचिपे सिरे हो उन्हें हम DNA के लाइगेज के द्वारा नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे सही है कि प्रत्येक प्रतिबंधन यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी होंगे उनके जो सीक्वेंस की लेंथ होगी उनका पहले पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा या इंस्पेक्शन किया जाएगा, और उसके बाद ही उनका काम होगा। और ये जो पूरा DNA का सीक्वेंस है या उसकी जो लड़ी है, स्ट्रैंड है, उनको कहाँ पर काटते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो वहाँ पर ये इनको कट करते हैं। और ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूजफुल होते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय अपांक सपांचित्र में डाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लर्स डिजास्टर्स फॉर फर्दर स्वीक ट्रीटमेंट। तो देखिए, प्राथमिक अपांक, प्राइमरी स्लर्स, तैरते हुए कूड़े करकट, फ्लोटिंग डेब्रीज, प्राथमिक उपचार के बहिस्त्राव, एफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, सक्रियत अपांक यानी एक्टिवेटेड स्लर्स। तो यहाँ पर किसको डाला जाता है वो पूछा गया है आपको। तो देखिए, इसका तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा। यहाँ पर किसको डाला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, सक्रियात आपांक यानी एक्टिवेटेड स्लज को डाला जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो उनके रिएक्शन को या उनसे जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं उनको ये थोड़ा बहुत कम कर सके। तो ध्यान रखिए इस आंसर्स को आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतः श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन, यानी कि आपको ये बताना है
कि जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं वो बताना है। डायफ्राम का संकुचन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा है। बाह्य अंतरपृष्ठ पेशियों का संकुचन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। फुफ्फुस का आयतन कम हो रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, या अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो ये आपको बताना है कि इन चारों में से क्या दो ऑप्शन सही है, तीनों सही है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है। तो नीचे फिर से ऑप्शन दिए, उसके अकॉर्डिंग ए और बी सही है, सी और डी, या ए बी डी, या सिर्फ डी आपका सही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो देखिए यहाँ पर हमेशा डायफ्राम का संकोचन यानी कॉन्स्ट्रक्शन होगा डायफ्राम का, तभी आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी वो होगी। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन के सही होने के चांस हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इनमें ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पर दोनों में बी दिया है, यानी बी जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए बाह्य अंतरपृष्ठ पेशियों का संकोचन, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो डायफ्राम का तो हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है या संकुचन हो रहा है, तो उसके साथ में मसल्स का भी यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा बाहर, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल दी हुई है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना। क्या यहाँ पर दाब आपका बढ़ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाब नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ये सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि तिलचिट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यहाँ कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। इफ़ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। कैसे रहता है, जब उसका सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है उसके बावजूद ये कुछ दिनों तक जीवित रहता है। तो इसका क्या रीज़न है? तिलचिट्टे की अधिग्रसिका गुच्छित उदर के अधर भाग में स्थित होते हैं। द सुप्रा ऑनोसोफेगल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तिलचिट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral part of its body। सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है, जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है। The head holds a 1/3 of nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body। तो क्यों रहता है, इसके कुछ रीजन दिए, उसमें से हमें रीजन बताना है कि कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए कि जो नर्वस सिस्टम होता है तिलचिट्टे का या कॉकरोच का, वो सिर में सिर्फ एक उसका छोटा सा पोर्शन प्रेजेंट हो गया, छोटा सा भाग होगा, बाकी जो भी रिमेनिंग है उसके वेंट्रल पार्ट में होगा, उसकी बॉडी के या अधर भाग में स्थित होता है। उसी की वजह से जो तिलचिट्टा होता है वो सिर कट जाने के बावजूद भी जीवित रहता है, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता रहता है, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, बाकी वेंट्रल पार्ट की। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। संघ कॉर्डेटा के लिए कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा यानी हमें सारे फाइलम के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल पढ़ लेने हैं, क्योंकि हमेशा फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। कभी लिंक पूछ लेते हैं, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, कभी कैरेक्टर दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या कौन से कैरेक्टर किस में प्रेजेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कॉर्डेटा के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, यानी सही नहीं है, सॉरी सही है पूछा है, तो सही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणी कॉल में उपस्थित होती है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो यहाँ पर अब 4 ऑप्शन दिए आपको, क्या डी और सी सही है, सी और ए सही है, या ए एंड बी सही है, या बी एंड सी सही है। तो हमें कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होना चाहिए, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपने सभी पढ़ लिए होंगे, जो जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमें कॉर्डेटा पूछा हुआ है। तो कॉर्डेटा आपको मालूम होगा, वर्टिब्रेटा हम किसे कहते हैं। तो इनमें क्या होगा कि जो संघ कॉर्डेटा है या जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है उसमें क्या होता है, यानी वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणी काल में उपस्थित होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी नोटोकॉर्ड जो होती है सिर्फ उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिसमें भी है वो आपके सही है। तो ये 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपका 3 एंड 4 में। अब इनके साथ में ए और सी ऑप्शन भी दिए हैं, तो ये हम देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल सही है, उसके बाद हम इजिली आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देख लेते ए। तो ए क्या बता रहा है कि जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो अभी हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है और ए बता रहा है कि पूरी लाइफ टाइम, तो ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। तो ये बिल्कुल सही है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो पृष्ठीय होता है, यानी डोर्सल फेज में प्रेजेंट होगा, और होलो यानी कि ये खोखला होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा फाइलम से रिलेटेड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये दोनों। जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए। मैच द ऑर्गेनिजम्स विच इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बैसिलस यूरिजिनेसिस, थर्मस एक्टिविक्टस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेंस, सोलोमेलान ट्यूबिफेरियम। सामने इनके ऑप्शन दिए हैं, इनको करेक्ट करके मैच करना है कि किसका क्या सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसके बाद में। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, यदि आपको मिनिमम 1 का भी आंसर मालूम है तो आप बिल्कुल 99% बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुँच जाएंगे। तो देख लेते हैं आपको किसका मालूम है। पहले आप खुद इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ट्राई कीजिए इसको, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई करने की कोशिश ज़रूर की होगी यहाँ पर कि क्या होना चाहिए। बैसिलस यूरिजिनेसिस, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर सामने दिए, क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज या क्राई प्रोटीन। क्या होगा इसका बैसिलस यूरिजिनेसिस का सही आंसर बताना है हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इसकी क्राई प्रोटीन। क्या हो जाएगा? क्राई प्रोटीन। तो ये क्या कहाँ पर दिया है? ए का 4, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ही हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि बाकी में 4 ऑप्शन ए के साथ में नहीं दिया हुआ है। बाकी का अब हम मैच कर लेते हैं। थर्मस एक्विटिकस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये हो जाएगा क्लोनिंग वेक्टर में हेल्प करेगा। सोलमेला टाइफिम्यूरियम, और ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल। इस टाइप से आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को पॉज कर ले और उसको कम से कम 2-3 बार देखें, क्योंकि देखिए इसमें 4 क्वेश्चन बनने के चांस से अलग से भी इनको पूछा जा सकता है। अनिवार्य तत्व और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या हो सकता है, कौन कौन से जो इसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर उनके फंक्शंस के साथ हमें मैच करना है। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आने वाले वीडियो में और डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ, पर अभी कोविड की वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। बट आगे आप लोगों को ये कंप्लेन नहीं होगी, आप लोगों को पूरे टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे। लोह, जिंक, बोरोन एंड मैग की वजह से क्या क्या होता है, यानी इसके फंक्शंस हमें मालूम होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, पोलन जर्मिनेशन, रिक्वायर्ड ऑफ क्लोरोफिल, बायोसिंथेसिस या IAA बायोसिंथेसिस। क्या होता है लोहे की वजह से, ये भी बहुत इसेंशियल एलिमेंट है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर प्लांट्स का ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, जो लोह या आयरन एलिमेंट है वो हेल्प करता है यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए, यानी क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए जो लोह तत्व है वो बहुत आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैच करना है, क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। और उसके बाद जिंक हेल्प करता है आपका IAA बायोसिंथेसिस में, और बोरोन हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में, और मैग्नीज हेल्प करता है जल के प्रकाश के अपघटन में या फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गलत कथन बताना है हमें कि अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में खनिजों के चालन में शामिल होती है। सेपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यहाँ अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। सैपवुड इज द इंटरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। टेनिन, रेजिन, तेल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल एक्सेट्रा, हार्टवुड इज डार्क इन कलर। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है ये हमें बताना है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत होगा, तो आप यदि सही स्टेटमेंट को भी पहचान लेते हो तो गलत आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखिए जो फर्स्ट है कि जो हार्टवुड है वो कंडक्ट नहीं करती है वाटर का, वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो सेपवुड होगी वो इन्वॉल्व होगी कंडक्शन ऑफ वाटर में एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ये बिल्कुल सही है। तो रसदारू या सेपवुड तो पहुंचाएगी और जो अंतःकाष्ठ होती है हार्डवुड होती है वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिया है रसदारू भीतरी द्वितीयक दारू होता है यानी इंटरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है, तो ये बिल्कुल गलत है और यहाँ अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो थर्ड फोर्थ वाला दिया है ये सही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित को मैच करना है। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक यानी इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी पेप्टाइड बंधधारक, पोसेसिस पेप्टाइड बॉन्ड्स कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ, सेल वॉल मटेरियल इन फंगी, द्वितीयक उपचाय, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनको इनके आंसर्स के साथ में मैच करना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट जो है आपका कैटालिटिक एक्टिविटी ये हो जाएगा मेलोनेट, पेप्टाइड बॉन्ड धारक तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोलेजन, और कवकों में कोशिका भित्ति तो ये बनी होती है काइटिन की, और द्वितीयक उपापचयज तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेसिन। अगला द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है यानी मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन, ये ध्यान रखिए, मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंडरी oocyte में पूछा गया है। द्वितीयक अंडक में कब कंप्लीट होता है? अंडोत्सर्ग के पहले, प्रियर ऑफ ओवुलेशन, संभोग के समय, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, युग्मनज बनने के बाद, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद इन ओवम। कब कंप्लीट होता है ये हमसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जब शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे में फ्यूज होते हैं यानी स्पर्म विद एन ओवम जब फ्यूज होगा तो उसी टाइम पे जो मियोटिक डिवीजन होगी और द्वितीयक अंडक का यानी आप कह सकते हैं कि द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है जब इन दोनों का फ्यूजन होता है यानी मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड व्हेन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम। रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन एंड 7 मिलियन। कितनी है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में? तो किसके अकॉर्डिंग पूछा गया ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितनी है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी? 7 मिलियन। कितनी है? 7 मिलियन है टोटल रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। ट्रांसलेशन अनुवादन या स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, एमिनो एसिलेशंस ऑफ tRNA एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एंटीकोडोन। तो ये होता है जो फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का, उसमें होता है tRNA का एमिनो एसिलेशन होता है यानी फर्स्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? एमिनो एसिलेशन होगा tRNA का। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? सबसे ज़्यादा जाति विविधता कहाँ पर है? तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है पीएससी से रिलेटेड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये देखिए आपके सोशल में भी आ जाएंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे और साइंस से रिलेटेड भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत का पश्चिमी घाट, मैडागास्कर, हिमालय या अमेजोन के जंगल। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पर प्रेजेंट है क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, आपने देखा होगा अपने डिस्कवरी चैनल भी कभी अगर आप देखते हैं टीवी पे तो उसमें भी देखा होगा जो अमेजोन फॉरेस्ट है या अमेजोन के जंगल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा
स्पीसीज डाइवर्सिटी या जाति की विविधताएं पाई जाती हैं अमेजोन के जंगल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िए, सही नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होता है। इन मेन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। प्रॉक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं होती है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इस्टीरिया कोलाई। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है यहाँ पर कि जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसे हमें पहचानना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है कि जो प्रो इंसुलिन होता है उसी से जो इंसुलिन का सिंथेसिस या संश्लेषण हो रहा है, और जो प्रो इंसुलिन है उसमें से एक एक्सटर्नल या अतिरिक्त पेप्टाइड जिसको नाम दिया गया है सी पेप्टाइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ए और बी इसके अंदर दो श्रृंखलाएं या दो चेन होती है, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि इंसुलिन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि ए और बी दो चेन प्रेजेंट हो और फिर उनको हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड कर रहा हो। ऐसा तो आपने पढ़ा होगा डीएनए के अंदर ऐसा होता है कि उसका जो स्पायरल फॉर्म है ये इस टाइप से, और ये ए मान लो ये बी मान लो, और इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इंसुलिन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है कि जो आनुवंशिक या जेनेटिक इंजीनियर है उसमें जो इंसुलिन है उसका जब भी प्रोडक्शन किया जाएगा तो वो इस्टीरिया कोलाई के द्वारा ही किया जाता है। दैट मीन्स जो आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जा रहा है वो इस्टीरिया कोलाई के द्वारा किया जा रहा है। देखिए आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन गया है कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल इंसुलिन या आनुवंशिक इंजीनियर या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एक बैक्टीरिया है और इसका नाम क्या है, इस्टीरिया कोलाई। एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से फीचर्स हैं ये पूछे हैं। अधिक संख्या में बिखरे हुए समान मंडल जो पुलाच्छत से गिरे हैं, स्पष्ट बहुत मृदुत्कीय भ्रूणोत्तक संयुक्त और अवर्धी समान मंडल, पोषवाह मृदुत्तक का अभाव, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज conspicuous parenchymatous ground tissue या vascular bundle conjoined and closed, phloem parenchyma absent। तो अब हमें यहाँ पहचानना है कि इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए कि जो भी हमने किसी का एक सेक्शन काट लिया, एक प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन काटा, उसमें ये कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। अब पूछा है कि ये कौन सा पार्ट है, एक बीजपत्री तना है यानी मोनोकोटिलिडोनियस स्टेम है, या रूट है, या डायकोट स्टेम है, या डायकोट रूट है। तो ये मोनोकोट में स्टेम रूट या डायकोट का स्टेम या रूट पूछिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमें कैरेक्टर्स मालूम होना चाहिए मोनोकोट स्टेम के भी, रूट के भी, और डायकोट स्टेम के भी और रूट के भी। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें बहुत आसान होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हमने पहले ही पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल कोई भी टेंशन मत लीजिए। जो मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि डायरेक्ट कभी भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से बेस्ट है कि आप टॉपिक पढ़िए, बट यदि आप एक बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ा ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ और एक एक टॉपिक भी हम पढ़ लेंगे। और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टाइप के टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, तो उस टाइप के वीडियो लाने की मैं बिल्कुल कोशिश आप लोगों के लिए करूँगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये मोनोकोट स्टेम के हैं सारे कैरेक्टर्स। क्योंकि देखिए आपने मोनोकोट स्टेम का स्ट्रक्चर बिल्कुल देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार अपनी बुक उठा के ज़रूर देखिए। जिस भी बुक से आपने स्टडी करी है उसमें बहुत अच्छे से बना, उसका पूरा ट्रांसफर सेक्शन बना है और फिर उसको भी बड़ा करके भी बताया गया है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बंडल क्षेत्र से चारों तरफ से घिरे होंगे और उनमें बहुत ही क्लियरली यहाँ पर जो आपके पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, और इसमें ही प्रेजेंट होंगे आपके कॉन्जॉइंट रहेंगे वेस्कुलर बंडल्स। और जो फ्लोएम है वो हमेशा ध्यान रखिए, जो मोनोकोट स्टेम है उसके अंदर हमेशा एब्सेंट होते हैं, पोषवाह मृदुतक या फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। तो आप कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर फिर से मैच करना है। क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म, हेट्रोसर्कल पुच्छ पंख वायुकोश या विषदंश। तो इसको इसके सामने जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैच करना है कि क्या है इसका
सही आंसर। तो देखिए जो 6 to 15 पेयर्स होते हैं गिल साइट्स के, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके साइक्लोस्टोम्स के अंदर। फिर जो दूसरा है पुच्छ पंख, ये पुच्छ पंख होते हैं इसमें कॉन्ड्रीकिथीज में। और वायु कोश या एयर ब्लेडर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्राइगोन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन नंबर ये दिया है। और विषदंश किस में प्रेजेंट होंगे। लास्ट अब कौन सा बचा है हमारे पास में, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 6 to 15 पेयर ऑफ गिल साइट्स, ये होंगे आपके क्लाइस्टोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में फिर आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है यानी पुच्छ पंख या कॉर्डल फिन, ये प्रेजेंट होंगे आपके कॉन्ड्रिकिथीज के अंदर। उसके बाद एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं ऑस्ट्रिक्यूथीज के अंदर। और पॉइजन स्टिंग या विषदंश प्रेजेंट होते हैं ट्राइगोन के अंदर। एसएल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा तो किस टाइप का एटमॉस्फेयर वहाँ रहा होगा, उन्होंने जस्ट इमेजिनेशन किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा सक्सेस करने की कोशिश की थी। और उसके अकॉर्डिंग पूरे इक्विपमेंट उन्होंने एडजस्ट किए और कि किस टाइप की गैसों का फॉर्मेशन हुआ होगा उस टाइम पे, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। तो कौन कौन सी गैसेस थी ये आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पर। तो देखिए वाटर वेपर तो प्रेजेंट थी ही थी, यहाँ पे सारे ऑप्शंस में आपको वाटर वेपर दिया है तो 100% वाटर वेपर तो उसमें प्रेजेंट थी। उसके साथ में और कौन कौन सी गैसेस थी, तो देखिए वहाँ पर जो गैसेस थी उसका टेम्परेचर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वहाँ पर गैसेस थी आपकी मीथेन, हाइड्रोजन और ये आपके अमोनिया गैस NH3, ये तीनों गैसेस प्रेजेंट थी। वाटर वेपर थी और वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो CH4H2NH3 CH4H2NH3 आपको बिल्कुल रट लेना है और साथ ही टेम्परेचर भी रट लेना है। क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिस्प्रूव्ड बाय। देखिए इवोल्यूशन वाले जो भी चैप्टर्स हैं आपके और आपके इसके साथ ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है ये आप पहले कवर अप कर लीजिए क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और मैंडल वाला चैप्टर के भी आप क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बहुत इजी चैप्टर है। उसके जो रेशो दिए हैं वो किस किस और उनके क्या क्या नाम थे, उनने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनके तीनों जो लॉ हैं वो आप कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए उसका एक वीडियो बना दूँ ब्रीफ में, तो उसमें सारे टॉपिक मैं आपको ईजिली कवर अप करवा दूँगी कि कौन कौन से लॉ थे उनके, सेग्रीगेशन लॉ और कौन से किस टाइप से हेरिडिटी कैरेक्टर्स आ रहे थे, ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और एक बार आप पढ़ भी लीजिए तो आपको और ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो किसने सपोर्ट उसका जो सपोर्ट था उसको मतलब डिसअप्रूव्ड कर दिया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, अल्फ्रेड वॉल्स, चार्ल्स डार्विन या ऑपेरिन ने किसने किया था। तो आपको अगर इनकी पूरा चैप्टर आपने पूरे अच्छे से स्टडी करी तो आप इजीली फाइंड आउट इसको बिल्कुल कर पाएंगे। तो इनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। उन्होंने जो सीक्वेंस में उन्नति हो रही थी यानी एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन उसको उन्होंने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव्ड कर दिया था। रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। वाष्पोत्सर्जन, मूलीदाब, अंतःशोषण या जीवद्रव्य कुंचन। कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर, इम्बिशन, प्लाज्मोलिसिस। तो ये एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि टमाटर की पत्तियों से पानी निकलने, और यहाँ पर अब घास से दे दिया तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए किसी भी प्लांट की जो पत्ती की जो टिप होती है वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है मॉर्निंग के टाइम पे, यदि आप देखोगे तो किस प्रोसेस के कारण होती है इसका हमें जनरली यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो उसका जो नाम होता है रूट प्रेशर, क्या नाम होगा, रूट प्रेशर या मूली द्वाब के कारण होती है रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल। तो पत्तियों की शीर्ष से जो जल है वो द्रव अवस्था में निकलता है और उसको सुगम बनाने के लिए जो जल निकल रहा वो नहीं पूछा, उस जल को निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, तो रूट प्रेशर या मूलदाब। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।